नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कबीर के साथ जो रामचरण साथ देते रहता है उसकी कहानी कि वो कैसे जेल में आया और कैसे 14 साल से वो जेल में है। वैसे ही एक और बंदा जो है कबीर के साथ है जो उसका ख्याल रख रहा है, जसवंत। उसके बारे में आज जानेंगे। जेल में कबीर के साथ बहुत सारे लोग ये 2.5 महीने में जुड़ते गए। कबीर का अंदाज ही अनोखा था। वो अपने आप में बैठे रहता था, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहता था, या कहीं भी जाके कोने में मंदिर, मतलब हर वार्ड में एक मंदिर रहता है, या पेड़ के नीचे बैठे रहता था और सबको देखते रहता था, ऑब्जर्व करता था और अपने आप की कहानी को सोचते रहता था अपने आप में। अब क्योंकि जो तूफान आना था आ चुका, उसको सब फिनिश होना था, हो चुका है। अब वो कैसे आगे बढ़ेगा और आगे क्या होगा। तभी जसवंत आता है उसके पास, बैठता है, अंकल जी कैसे हो, क्या हालचाल है करके। तो कबीर पूछता है कि बेटा तुम्हारा इधर आना कैसे हुआ। तो जसवंत हंसता है, क्या अंकल जी मैं थोड़ी घूमने आया हूँ यहाँ पर, आप ऐसे बोल रहे हो तुम्हारा आना कैसे हुआ। मतलब कबीर बोलता है अरे ठीक है तो बता तो सही कि तू इतना यंग और इतना एनर्जेटिक है, कैसे आना हुआ। तो जसवंत बताया था कि मैं यहाँ पर एक फंसाए हुए उसमें आया हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी से हुआ था एक्सीडेंट और मुझे मर्डरर बता के पुलिस ने डाल दिया जेल में। जसवंत बोलता है मेरा गांव बड़ा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, नेचुरल ब्यूटी, पहाड़, जंगल। एक बार मैं गांव से निकला था गाड़ी लेके शहर सामान लाने के लिए। शादी हुई, 4 साल हुए थे। 1-2 साल का बेटा था, 1 साल की बेटी थी। मैं गांव गया, बारिश का दिन थे। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों गाड़ी से कुछ सामान लेने, क्योंकि हमको कुछ सामान लेना होता है तो एक साथ शहर से ले आते हैं। क्योंकि गांव में एक खेत भी है अपने और एक छोटी सी किराने की दुकान है। तो खेत में तो उतना काम रहता नहीं, क्योंकि बारिश वगैरह रहती है। जब सीजन होता है तभी खेत का काम रहता है, बाकी टाइम जो रोज़ के खर्चे पानी निकलते रहता है उसके लिए हमारी एक छोटी सी दुकान है गांव में। तो उसका सामान लेने में शहर गया था। जब रिटर्न हो रहा था तब शाम का वक्त हो गया था और करीब करीब रात ही होने वाली थी। बारिश अच्छी खासी हो गई थी, कोहरा था, चारों तरफ कोहरा था। शहर से गांव की तरफ मोड़ने के रास्ते पे ही अचानक कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि हमको कोहरे में रास्ता दिख नहीं रहा था प्रॉपर। तो हम लोग बातें करते हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कबीर पूछता है क्या हुआ क्या। जसवंत की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अरे कुछ नहीं, छोड़ो अंकल जी। कबीर बोलता है तू बता तो सही। तो बोलता है जैसे ही हम लोग गांव के रास्ते पे मुड़ी हमारी गाड़ी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, मतलब सामने दिखना भी बड़ा मुश्किल था। कोहरा, घना कोहरा, शाम का वक्त, और वो रोड भी वैसी है जैसे धूल उड़ते रहती है। और अचानक सामने से कोई आकर टकराया। हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी की स्पीड 60-70 की थी और सामने से और कोहरा था, कुछ ध्यान नहीं रहा कि हुआ क्या। अचानक आकर टकराया, टकरा के 3 लोग हवा में उड़े।
कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ हो। हम लोग एकदम से गाड़ी रोके, हम खुद डर गए थे। और गाड़ी सामने वाली जो टकराई बाइक वो हमारी गाड़ी के नीचे फंस गई थी। आपाधापी में उतरे, मोबाइल की टॉर्च चालू करके हमने देखा कि क्या हो रहा है। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो 3 लोग जो गिरे थे उसमें सबसे पहले जिसके करीब गया मैं देखा वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे, वो थे मेरे ससुर। पूरी दूरी पे ही एक कहराने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो वो मेरी वाइफ थी, सांसें चल रही थी। और उसके थोड़े दूर में ही मेरी साली साहिबा थी, वो भी स्पॉट पे ख़त्म हो गई थी। कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। तत्काल मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, वो गाड़ी लेके आया, वाइफ को लेके हॉस्पिटल पहुँचे। इधर पुलिस केस हो गया था, पुलिस पहुँच गई थी एक्सीडेंट केस करके। अब मुझे इमीडिएट गिरफ्तार किया हॉस्पिटल से। एक ही पल में पूरी दुनिया ही बदल गई। पता नहीं पुलिस वालों को कहाँ से गवाह मिल गए, क्या हो गया। आपाधापी में मुझे मर्डर ही बता दिया गया और मेरी कहानी ऐसी गढ़ी गई। मतलब चार्जशीट जो पेश किया उसमें घरेलू हिंसा थी, मेरी वाइफ से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे ससुराल वालों से मैं दहेज मांगता था, बहुत सारे चार्जेस लगाए और मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट करके, मतलब षड्यंत्र पूर्वक मारने की, मर्डर, फिर दहेज, घरेलू हिंसा, बहुत सारी धाराएं लग गई। 5 साल से मैं जेल में रहा, जब तक केस चला, सजा हो गई। अब मैं यहाँ सेंट्रल जेल आ गया हूँ। कबीर ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? जसवंत बोलता है कि अंकल जी बच्चे तो मेरे ससुराल में मेरे साले लोग ले गए। बोले हम लोग पालेंगे, तुम्हारे घर परिवार में कोई? बोले मेरे भाई है एक, भाई ने मना कर दिया कि हम नहीं पालेंगे बच्चों को। बोला कोई मिलने नहीं आता है तुमको यहाँ पर? बोले अंकल जी सब मतलब ही दुनिया है। जैसे ही मुझे सज़ा हुई सबको यही लगा कि अब तो ये वापस आने वाला है नहीं। भाई ने मेरा घर बार खेत वेत सब बेच के दूसरे गांव में घर वगैरह ले लिया और बहाना ये बताया कि मेरे अंदर आने के बाद समाज में हमारी घर की और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई, इसलिए गांव चेंज करना पड़ा। दोस्तों कैसी विडंबना है ना। एक तरफ कबीर है जिसको फंसाया गया। अब ये जसवंत की कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि इसने मर्डर किया या फंसाया गया। रामचरण है, वो तो खुलेआम बोलता है कि मैं मर्डर करता हूँ। जेल भी एक अजीब दुनिया है। कोई अपने किए पे पछताते रहता है, कोई बिना कुछ किए अंदर आ जाता है और कोई अंदर आने के बाद कोई शान से चलता है। यहाँ ऐसे 3 अलग अलग लोग हैं, जिसको एक तो जो सही में निर्दोष है और उसको फंसाया गया है ये जेल के अंदर में। एक वो है जो करते तो आ गए पर पछता रहे, और एक ऐसे भी लोग वाले समूह हैं यहाँ जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यही बोलते हैं कि हम तो बने इसीलिए हैं, नहीं तो बोले हम नहीं होते तो जेल चलती कैसे। सोचो, ऐसे भी सोच रखने वाले लोग हैं।
वो लोग बोलते हैं हमारे करंट जेल की जीडीपी चलती है, सोचो। बोले हम आते जाते नहीं रहेंगे तो जेल का माहौल पूरा खराब हो जाएगा। अब ये जेल की सिस्टम को चलाने वाले इंसान है। ऐसे ही करते करते इसके दिन कबीर के निकलते जा रहे। कबीर सोचता है कि ये भी अजीब दुनिया है, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। इसलिए बोलते हैं कि धरती का नर्क है और जेल के अंदर में सब बराबर है, चाहे निर्दोष हो, चाहे आप कुछ गुनाह करके आए हो या आदतन अपराधी हो, आप चाहे पैसे वाले अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ सब बराबर है, क्योंकि ये नर्क है। यहाँ अंदर जो होता है ना, जेल के अंदर में, लोग बाहर से कल्पना नहीं कर सकते। अंदर की तकलीफों के बारे में कबीर बताना नहीं चाह रहा है। कबीर बोले वो एक बुरा सपना, मतलब ऐसा है कि वो आजीवन रहेगा। दूसरा, एक बार जेल में जाके आ गए ना, उसके बाद वो जो थप्पा लगता है वो आजीवन रहता है। कैसी विडम्बना है, लोग फंसाने को तो फंसा देते हैं, उसके बाद सामने वाला जिया या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना दौलत की चाहत, ना दुनिया ये मांगू, मैं तेरे दर्श का बस ऐसे ही करते करते मांगू, आँखों के कबीर की होली भी निकल गई। तेरे नाम कर दूं, बस एक झलक पाऊं और जी भर के और अब बोलूं। अप्रैल लगने वाला है और अप्रैल का शुरुआती दिनों में ही कोर्ट की फिर से तारीख लगी है। पता नहीं उसका आगे क्या होने वाला है, उसको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। अब कबीर का तो यहाँ रूटीन में बैठ गया, तभी उसको कोई बुलाने आता है कि जेलर साहब बुला रहे आपको। कबीर जाता है, जेलर साहब के पास में एक फ़ोन कॉल आया है, वो कबीर से बात करवाते हैं। कबीर सुन के पहले तो चौंक जाता है और उसको विश्वास हो जाता है, जो अभी तक उसके विश्वास था उस पर और विश्वास हो जाता है कि दुनिया भले कुछ भी कहे, अब ये तो सिद्ध हो रहा है कि सामने वाला गलत है। क्या फोन कॉल आया? जो फरियादी है रॉबिन, उसकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऑफर आया और कबीर में एक नया जोश भर दिया। कबीर ने सीधा बोल दिया कि बॉस, अब तो जो भी निर्णय होगा कोर्ट करेगी, अब मैं निर्णय नहीं करूँगा। सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में एक इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहा है कि तुमको बाहर निकलने नहीं देंगे। कबीर बोलता है ठीक है, देखेंगे, यदि मुझे आप रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि आपका फ़ोन कॉल ही दिखा रहा है कि आप गलत हो। धन्यवाद करके फ़ोन रख देता। तब से जेलर साहब भी कबीर को जानने लगते हैं कि कबीर निर्दोष होकर अंदर आए हैं। और जेलर साहब खुद ही कबीर को बोलते हैं, कभी इन हरामखोरों को कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी मत देना बोले। सब कुछ देने के बाद भी जब अंदर आए हो, ये सारी बातें वो सुनते हैं जेलर साहब फ़ोन पे, तो सीधा बोलते हैं जब तुम दे के आओ तो फिर तुमको देने का बनता ही नहीं, अब कोर्ट में देख लेना बोले तुम तो।
कबीर ने जो पंक्तियाँ लिखी थी उसका दूसरा भाग, नहीं है यह कथन मेरे अहंकार का तराना, क्योंकि जब से मैंने है खुद को जाना, तब से बंद हो गया बाहरी हार जीत का फसाना। अब तो हर अगला कदम लिखता है एक नया अफसाना, असंभव है बीते हुए कल को दोहराना। तो दोस्तों, ऐसे ही कबीर की लाइफ चल रही है और अब तो कबीर के अंदर में नया जोश भर गया है और उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं सही हूं। ये आज ये फोन कॉल से सिद्ध हो गया। अब वो निश्चिंत हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं अंदर एक नया कॉन्फिडेंट बिल्डअप होने लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ 1 या 2 महीना और, क्योंकि जब सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तब वो आता है राजीनामा करना। क्योंकि जो फरियादी होता है उनको पता रहता है कि मेरे केस में अब कोई दम नहीं है और लंबा चला तो नुकसान उसी का ही है, इसलिए वो राजीनामा करने सामने से आता है। तो लीजिए दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी जेल सीरीज़, कैसा लग रहा है कबीर का ये सफ़र। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कबीर को कुछ मैसेज भेजिए, उसको आपकी बहुत ज़रूरत है। और आने वाले एपिसोड में जानते हैं कबीर की आगे की जर्नी के बारे में। आपने जो अभी तक साथ सहकार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।